हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बनवाल है और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से पहले हमने अपने प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का दो तीन चैप्टर का वीडियो पहले ही डाल चुका है, जिसमें से आपको पृथ्वी का इतिहास, मानव की उत्पत्ति, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जैसे ही हम लोग कोई भी पुस्तक में पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता को हम लोग देखते हैं दो भागों में बटा हुआ, एक पूर्व वैदिक युग, एक उत्तर वैदिक युग। ठीक है, तो इस वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले इसका समय काल को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व है। मतलब कि अगर ये बोले तो ये संपूर्ण सभ्यता 900 वर्षों तक चला था। ठीक है, 900 वर्षों तक चला था। इट मीन्स कि ये काफी वृहद समय काल है, काफी बड़ा समय काल है। अगर बड़ा समय काल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें यह जो चैप्टर है अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस भी रखता होगा। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए वैदिक सभ्यता को अनेक छोटे छोटे बिंदुओं में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोग पुस्तक में देखते हैं तो दो भाग में ऑलरेडी वो बटा होता है। ठीक है, एक पूर्व वैदिक युग, एक उत्तर वैदिक युग। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग विस्तृत तरीके से और कहानी के रूप में अगर याद करना है तो इसको हमको छोटे छोटे बिंदुओं में बांटकर अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं वैदिक सभ्यता का दो भाग, जो कि हर पुस्तक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का दो भाग हम लोग अगर देखें तो पहला भाग में आता है हमको पूर्व वैदिक युग। ठीक है, दूसरा आता है उत्तर वैदिक युग। ठीक है, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। अगर हम समय काल की बात करें तो पूर्व वैदिक युग का समय काल 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, और उत्तर वैदिक युग का समय काल 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक युग को ऋग वैदिक युग भी कहा जाता है। अब सोचने वाली बात है कि पूर्व वैदिक युग को ऋग वैदिक युग क्यों कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि पूर्व वैदिक युग को हम की जानकारी जो हमें मिलती है, पूर्व वैदिक युग का जो हमें जानकारी मिलता है वो हमें पूरा तरीके से ऋग्वेद पे बेसिस है। ठीक है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्व वैदिक युग का जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसके कारण पूर्व वैदिक युग को ऋग वैदिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है, लेकिन अब इसको हम छोटे छोटे पॉइंट में बांटते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और कहानी के तरीके से अगर अध्ययन करते हैं कोई भी चीज को तो यकीन मानिए आपके दिमाग से वो कभी भी आउट नहीं होगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक बार में देखते ही साथ इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वैदिक सभ्यता को अध्ययन करने के लिए हम लोग कितने छोटे छोटे पॉइंटों में इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा कालखंड। ठीक है, कालखंड मतलब जो समय के अनुसार इसको बांटा गया है। जैसे कि पहले को हम लोग देख सकते हैं 1500 से लेकर के 1000 तक, और दूसरा को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। दूसरा हम लोग बात करते हैं उत्पत्तिकर्ता को लेकर के कि वैदिक सभ्यता का निर्माण किनके द्वारा किया गया। इतिहासकार में अनेक मतभेद भी देखने को मिलता है। कोई इतिहासकार का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने किया, किसी ने कहा है कि तिब्बत के लोगों ने किया है। तो इन सभी चीजों को ना मान करके एट लास्ट हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का निर्माता के रूप में आर्यों को देखा जाता है। और ये आर्य कहाँ से आए थे? तो भूमध्य सागर से। तो इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो अन्य जो मत हमको मिला है उस मत को भी हम लोग चर्चा करेंगे और किन कारणों से उसको नहीं माना गया है, इन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे,
ताकि आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाए कि उत्पत्तिकर्ता के रूप में आर्यों को ही क्यों माना गया है। ठीक है। तीसरा है स्रोत। स्रोत की अगर बात करें तो हमें दो स्रोतों के आधार पे वैदिक सभ्यता की जानकारी होती है। पहला है पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक। दूसरा है साहित्यिक, ठीक है। चौथा है चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है भौगोलिक विस्तार। पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा विशेषता। ठीक है। विशेषता को हम लोग अनेक भागों में बांटेंगे, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे इसमें। दूसरा राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, धार्मिक और आर्थिक। ठीक है। इन सभी पहलुओं को अगर हम पढ़ते जाते हैं तो हमारा वैदिक सभ्यता पूरे तरीके से कहानी के रूप में हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी पहलू को हम लोग पढ़ेंगे वो पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग दोनों के साथ तुलना करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको खुद ब खुद या रियलाइज हो जाएगा कि आखिर पूर्व वैदिक युग को और उत्तर वैदिक युग में क्या अंतर देखने को मिला, जिसके कारण इसको हम लोग दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग उठाते हैं कालखंड। कालखंड की अगर हम बात करें तो कालखंड आप लोग देख रहे हैं कि पूर्व वैदिक युग का कालखंड जो है 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। उत्तर वैदिक युग का 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। अगर संपूर्ण कालखंड देखें तो 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर क्या घटना घटी इस संपूर्ण कालखंड में, जिसके कारण हमें पूर्व वैदिक युग को अलग करना पड़ा और उत्तर वैदिक युग को अलग करना पड़ा। तो आप इस दोनों समय काल को देखिए। इस समय काल में आपको एक डेट कॉमन मिलेगा 1000। ठीक है। तो ये 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय काल है, यही एक समय काल है जिसमें एक परिवर्तन हमको देखने को मिला, और उस परिवर्तन के कारण हमारे जीवन में एक क्रांति सी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण हमको इसको पूर्व वैदिक युग को अलग रखना पड़ा और उत्तर वैदिक युग को अलग रखना पड़ा। अब चलिए जानते हैं कि 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व में आखिर ऐसा हुआ क्या। ठीक है। तो सबसे पहली बात, 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा का खोज हो गया था। ठीक है। कब? लोहा का खोज। ठीक है। तो 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा का खोज हुआ था। इट मीन्स कि ये पूर्व वैदिक युग का अंतिम समय था। ठीक है। और उत्तर वैदिक युग का स्टार्टिंग समय था। तो जो लोहा का खोज हुआ था वो पूरे तरीके से अगर कोई यूज किया था तो वो कौन किया था? उत्तर वैदिक युग के लोग किए थे। ठीक है। तो उत्तर वैदिक युग के लोग जब लोहा का खोज किए तो उससे पहले यहाँ पे किस धातु का प्रचलन था? ठीक है। जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में समझते हैं कि वो उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन कहने का मतलब है कि वहां पे कांसा का यूज किया जाता था। उसी तरह यहाँ पे पूर्व वैदिक युग के लोग किस तरह के धातु का यूज करते थे, इसको हम समझेंगे। ठीक है। तो पूर्व वैदिक युग के लोग जब लोहा का खोज नहीं हुआ था तो यहाँ पे ताम्रपाषाण युग के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तांबा का खोज हुआ था। ठीक है। पूर्व वैदिक युग में को हम क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग तांबा जैसे धातु की जानकारी रखते थे। लेकिन जैसे ही 1000 ईस्वी पूर्व वैदिक युग का समाप्ति हुआ और 1000 ईस्वी पूर्व जैसे ही उत्तर वैदिक का आरंभिक काल हुआ, उस समय ही लोहा का खोज हो गया था। ठीक है। तो लोहा का खोज होने के बाद क्या देखने को मिला कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे कृषि कार्य में बढ़ोतरी हो गया। बढ़ोतरी
ठीक है, कृषि कार्य में बढ़ोतरी। अब आप सोचते होंगे कि उत्तर वैदिक युग, क्योंकि 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ है, तो 1000 ईस्वी पूर्व किसका समय काल आरंभ हो रहा है? उत्तर वैदिक युग का। तो ये जो लोहा का खोज हुआ, तो लोहा के खोज के कारण कृषि कार्य में बढ़ोतरी हुआ। कृषि कार्य में बढ़ोतरी हुआ तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या पूर्व वैदिक युग में कृषि कार्य होता था या नहीं होता था, क्योंकि लोहा का खोज के बाद ही तो कृषि कार्य आरंभ हुआ ज्यादा तरीके से। तो पूर्व वैदिक युग में नहीं होता था? तो होता था, कृषि कार्य होता था, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जिसके पास जो औजार मिलता था उसी औजार से लोग कृषि कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक युग में लोहा का खोज हुआ तो लोहा से कृषि कार्य के लिए तरह तरह के उपकरण बनाए जाने लगे, जिससे कि क्या होता था, जमीन की गहरी जुताई हो पाती थी। और गहरी जुताई होने के कारण जमीन के अंदर जो उर्वरक मिट्टी रहता था वो ऊपर आता था, और उसमें तरह तरह की फसल जब लगाई जाती थी तो वो फसल ज्यादा पैदावार होती थी। ठीक है, तो लोहा के उपकरण से क्या हुआ कि कृषि कार्य में बढ़ोतरी हो गया। दूसरा चीज है राजनीतिक क्षेत्र में वृद्धि। क्षेत्र में वृद्धि मतलब कि जब तक लोहा का उपकरण या अस्त्र शस्त्र नहीं बनाया जाता था, उससे पहले यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में किसी प्रकार का हमको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे किसी प्रकार का आपको युद्ध देखने को नहीं मिलेगा, दूसरे क्षेत्रों से किसी प्रकार का दूसरे क्षेत्रों में अधिकार करने का किसी तरह का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही लोहा का उपकरण बनने लगता है, अस्त्र शस्त्र बनने लगते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने के लिए युद्ध करने लगते हैं। यहाँ पे लोहा के मिलने के बाद हमको क्या क्या देखने को मिला? तो पहला कृषि कार्य में बढ़ोतरी और दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति। तो जो आज हम लोग देखते हैं कितना विशाल साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने काफी ज्यादा विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। इसका आरंभ हमें उत्तर वैदिक युग से मिलने लगता है। क्यों? इसका मुख्य कारण केवल और केवल लोहा का खोज था, क्योंकि लोहा के खोज के बाद ही तरह तरह के हथियार बनाए जाने लगे थे। यही कारण है कि पूर्व वैदिक युग को और उत्तर वैदिक युग को अलग अलग विभाजित किया गया। अब आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हमने तो यह जान लिया कि 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा का खोज हुआ था, ठीक है, लेकिन लोहा का खोज किस स्थान पे हुआ था, इसके बारे में कैसे पता चलता है? तो जब ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि लोहा का खोज का साक्ष्य हमें अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था, ठीक है, अतरंजी खेड़ा, ठीक है, यहीं से सर्वप्रथम हमें लोहा का साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो कालखंड से रिलेटेड था। यही कारण है कि पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग को अलग अलग कालखंड में बांटकर इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग के कालखंडों को हम लोग क्यों विभाजित करते हैं, तो केवल और केवल लोहा के खोज के कारण, क्योंकि लोहा के खोज के होने के कारण ही यहाँ पे कृषि कार्य में बढ़ोतरी हो गई, साथ साथ में राजनीतिक क्षेत्र में भी वृद्धि हमको देखने को मिलने लगा। यहाँ पे राजनीतिक विस्तार भी होने लगता है, क्षेत्रों का विस्तार होने लगता है, जंगलों को काटा जाने लगता है जिससे कि वे कृषि कार्य कर सके। तो एक तरह से वे लोग साम्राज्य विस्तार का क्रिया आरंभ हो चुका था। तो आपको समझ में आ गया कि कालखंड में क्या अंतर हमको देखने को मिला। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं उत्पत्तिकर्ता को लेकर के। ठीक है, उत्पत्तिकर्ता की अगर हम बात करें तो उत्पत्तिकर्ता में अन्य जो इतिहासकार लोग हैं उसका अलग अलग मत था। ठीक है, बहुत इतिहासकारों का कहना था कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही के द्वारा ही किया गया था। बहुत लोगों का कहना था कि तिब्बत के लोगों ने किया था। तो इसमें मत भी बहुत दिए और मतभेद भी काफी हमको देखने को मिलता है।
तो उन सभी चीजों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे कि मत क्या मिला और उसमें मतभेद क्या हुआ जिसके कारण उसको नहीं भी माना गया। और एक इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है, तो उनके मत को क्यों माना गया, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो चलिए उत्पत्तिकर्ता की हम बात करते हैं। तो उत्पत्तिकर्ता में कुछ लोगों का कहना था कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माण है वो सिंधु घाटी के लोगों ने किया था, लोगों द्वारा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग जानते हैं कि वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसका मुख्य विशेषता में यही पढ़ते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब कि शहर की भांति उसको व्यवस्थित रखा गया था। चौड़ी नालियां थी, चौड़े सड़क थे, स्नानागार था, अन्नागार था, तरह तरह की मकानें थी, दो मंजिला मकान था, मकान के लिए ईंट का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह की हमको यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो था वो ग्रामीण था। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता था। तो इतिहासकारों के अनुसार ये कहा गया था कि वैदिक सभ्यता का निर्माण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। लेकिन सोचने वाली यह बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी जीवन जीते थे। तो जब वो शहरी जीवन जीना जानते थे, उन्हें हर एक व्यवस्था के बारे में पता था, तो उन्होंने फिर ग्रामीण जीवन को क्यों चुना? वो चाहते तो वैदिक सभ्यता को शहर की भांति व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन वो लोग तो नहीं किए। और ऐसा नहीं था कि उनको समय काल बहुत कम मिला था, उनको 900 साल समय काल मिला था। तो वो चाहते तो ग्रामीण से वे लोग शहर में परिवर्तन, नगरीय सभ्यता में परिवर्तन कर सकते थे। तो ऐसा माना गया कि अगर ये लोग रहते तो ये ग्रामीण जीवन नहीं होता, तो अगर ये नहीं थे तभी तो ये ग्रामीण जीवन व्यतीत किए। अगर ये रहते तो ये ग्रामीण से शहरी सभ्यता में परिवर्तन हो जाता। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसका निर्माण नहीं किया था। अगर निर्माण किए होते तो स्टार्टिंग में तो वो ग्रामीण रहता, लेकिन धीरे धीरे वो शहरी जीवन में परिवर्तन हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला 900 साल के दौरान। इसलिए माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण नहीं किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक महान व्यक्ति का कथन है कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माता थे वो तिब्बत के लोगों ने किया था। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माता के रूप में अगर देखा जाए तो तिब्बत के लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन इनके भी कथन को सत्य नहीं बताया गया। ठीक है, एक महान व्यक्ति और हैं जिनका कहना था कि वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्कटिक प्रदेश के लोगों ने किया था। द्वारा ये था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहा गया कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता के रूप में हम लोग देखते हैं, वो निर्माता कौन हो सकते हैं? तो आर्कटिक प्रदेश के लोग हो सकते हैं। लेकिन इनके भी बातों को मान्यता नहीं मिली और लास्ट में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि वैदिक सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों ने किया, लोगों द्वारा
लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों के द्वारा किया गया था, तो भूमध्य सागर में आर्य लोग रहा करते थे। ठीक है, हम लोग जो जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में हम लोग आर्य को जानते हैं, तो आर्य जो थे वो भूमध्य सागरीय प्रदेश में रहा करते थे। वही लोगों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो मैक्स मुलर साहब का है, मैक्स मुलर। ठीक है, यह कथन उन्होंने 1853 ईस्वी को, और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो किन्होंने बताया कि आर्य जो है वो वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं? तो मैक्स मुलर साहब ने। कब बताया? 1853 में। कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के। ठीक है, आर्य कहाँ निवास करते थे? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, तो इनके बातों को सबने माना और फाइनली हम लोग आज पढ़ते भी हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्य को जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्य जो है, आर्य जब हम लोग आर्य के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे तो आर्य अपने आप को श्रेष्ठ, कुलीन, महान, महानतम, इत्यादि के नाम से अपने आप को मानते थे। मतलब कि जो जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ था, ठीक है, तो अन्य लोग भी निवास करते थे। तो वे लोग आर्य जो थे वो अपने आप को उन लोगों की अपेक्षा अपने आप को ज्यादा चालाक मानते थे। ठीक है, इसलिए वे लोग अपने आप को श्रेष्ठ, कुलीन, महान, महानतम इत्यादि जैसे शब्दों से अपने आप को संबोधित करते थे। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे कि क्या कारण था जिसके कारण आर्य अपने आप को श्रेष्ठ, कुलीन, महान, महानतम इत्यादि शब्दों से संबोधित किया करते थे। अभी आप बस इतना ही जान लीजिए। तो ये था हमारा उत्पत्तिकर्ता के रूप में कि किनके मतों को हम मानते हैं। तो मैक्स मुलर साहब के द्वारा ही बताया गया था कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे और आर्य का निवास स्थान कहाँ था? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं? तो चलिए अब आगे स्रोत की ओर बढ़ते हैं। तो स्रोत के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्रोत क्या होता है? स्रोत के आधार से ही हमको उस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। स्रोत दो तरह से हो सकता है, एक साहित्यिक हो सकता है, एक पुरातात्विक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि साहित्यिक किसको बोलते हैं और पुरातात्विक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्रोत लिख दिया हमने। यहाँ पे हमने बताया था कि स्रोत दो तरह से है, एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। ठीक है, अब बहुत ऐसे स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि पुरातात्विक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक जो है खुदाई के दौरान, जब कोई भी सभ्यता का खुदाई होता है, किसी भी सभ्यता के बारे में जब पता चलता है तो उसका खुदाई होता है। खुदाई के दौरान जो भी अवशेष मिलते हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे शिलालेख हो, अभिलेख हो, तो उन आधार पे हम इस सभ्यता की जानकारी का पता लगाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग पुरातात्विक। मतलब जो अवशेष बचा हो उन लोग का, ठीक है, उसी अवशेष के आधार पे हम लोग उसका जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक। ठीक है, और साहित्यिक मतलब क्या होता है? पुस्तक के माध्यम से उस समय जिन जिन पुस्तकों की रचना हुई उन पुस्तकों को पढ़कर उन सभ्यता की जानकारी प्राप्त करना ही साहित्यिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक में आता है अभिलेख और दूसरा में आता है मृदभांड। ठीक है, अभिलेख मतलब प्राचीन समय में कागज तो नहीं हुआ करते थे, तो वे लोग क्या करते थे?
पत्ता में लिखते थे या फिर पत्थर में लिखते थे या स्तंभ में लिखते थे, बड़ा बड़ा चट्टान में, तो उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो इस समय वैदिक सभ्यता में हमको 2 अभिलेख देखने को मिला है। एक अभिलेख का नाम है कस्सी अभिलेख, एक है बजगोई अभिलेख। ठीक है, और ये 2 जो अभिलेख है वो तुर्क भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तुर्क अभिलेख, तुर्क भाषा में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मृदभांड, तो मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें धूसर वाला मृदभांड का साक्ष्य मिला है। धूसर मृदभांड, यह भी एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, जो वहाँ के वहाँ का जब खुदाई हो रहा था उस दौरान हमें प्राप्त हुआ है, और इससे हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमें पुरातात्विक माध्यम से जो जानकारी वैदिक सभ्यता की प्राप्त होती है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे साहित्य। ठीक है, तो इसको आप नोट करते जाइए, क्या है कि जगह ज्यादा नहीं है, इसलिए हमको मिटाना भी पड़ेगा, और अगर आपको नोट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप आराम से वीडियो को बैक कीजिए और आराम से उसको नोट कीजिए। अब हम लोग समझते हैं साहित्य, तो इसको मिटाते हैं। तो साहित्य की बात करें तो यहाँ पे अनेक ऐसे साहित्य का साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर हम वैदिक सभ्यता की जानकारी को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो साहित्य है उसको हम लोग बोलते हैं वेद। ठीक है, दूसरा ब्राह्मण। ठीक है, तीसरा अरण्य। ठीक है, चौथा उपनिषद, इसको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी साहित्य स्रोत है, मतलब ग्रंथ के माध्यम से हमको वैदिक सभ्यता की जानकारी का पता चलता है। ठीक है, अब हम समझते हैं वेद, एक एक करके हम समझते हैं कि अरण्य क्या है, उपनिषद क्या है, ब्राह्मण क्या है, वेद क्या है, इस सबको हम लोग समझते चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वेद का जो रचना है वो किनके द्वारा किया गया था? तो वेद की जो रचना है वो आर्यों के द्वारा की गई थी, और वेद जो लिखा गया है वो जटिल संस्कृत भाषा से लिखा गया है। ठीक है, जटिल संस्कृत भाषा से, मतलब अगर कोई अननोन आदमी जो इसको संस्कृत या फिर थोड़ा मोड़ा जानकार है संस्कृत का, अगर उसे भी वेद पढ़ा दिया जाए तो उसका अर्थ वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये सही मायने में बहुत ही कठिन संस्कृत भाषा से लिखा गया है, जिसका उच्चारण करना आम लोगों की ये नहीं है। उसको उच्चारण करने के लिए एक प्योर संस्कृत का विद्वान चाहिए, या फिर कोई ऐसा ब्राह्मण जो संस्कृत के बारे में अच्छा ज्ञाता रखता हो। ठीक है, वही वेद को पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस ज्ञान को, ठीक है, वेद तो इतना जटिल था कि सिर्फ आर्य ही पढ़ सकते थे, क्योंकि उनको संस्कृत पढ़ना आता था, लेकिन आम मनुष्य तक उस ज्ञान को कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आम मनुष्य तक उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए एक अलग साहित्य की रचना की गई, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण की रचना कैसे हुई? तो ब्राह्मण यही भाषा को, ये संस्कृत भाषा को साधारण मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए साधारण भाषा में लिखा गया। ठीक है, जटिल संस्कृत भाषा को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए या उसके ज्ञान को जानने के लिए एक सरल भाषा में इसको लिखा गया, उसी साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जटिल संस्कृत भाषा से किसमें परिवर्तन हो गया? सरल भाषा में, सरल भाषा में, और यही सरल भाषा वाले ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल।
ठीक है, जंगल। तो इसमें कौन सी ग्रंथ आती है, कौन सा साहित्य आता है जिसको हम लोग अरण्य कहते हैं? तो प्राचीन समय में बहुत ऐसे महर्षि होते थे जो एकांतवास में रहते थे, मतलब जंगल में जाकर के आराम से तपस्या वगैरह करते थे, ठीक है। और उसी दौरान वही महर्षि द्वारा जंगल में रह करके कोई पुस्तक लिख देता था, तो उनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था, उसी पुस्तक या साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? अरण्य क्या है? तो जंगलों में लिखा गया पुस्तक, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरण्य बोलते हैं। अब उपनिषद क्या है? उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप, दूसरा निस, ठीक है। उप मतलब होता है समीप और निस मतलब होता है बैठना। इसमें क्या होता है कि प्राचीन समय में गुरुओं के समक्ष शिष्य सामने बैठते थे और तरह तरह की बातों को वे लोग उसका क्या बोल सकते हैं कि जब गुरु के समीप लोग बैठते थे तो तरह तरह की बातों का वे लोग सोचते थे, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म क्या है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है या नहीं लेती, इन तरह तरह की बातों पर वे लोग डिस्कस करते थे। और अंत में जो उसका निर्णय निकलता था, उस निर्णय को एक पुस्तक के रूप में संलग्न किया जाता था। तो उस पुस्तक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिषद कहते हैं, ठीक है। इसको वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांत क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले क्या लिखा गया? वेद लिखा गया। सबसे अंत में क्या लिखा गया? उपनिषद लिखा गया। तो इसलिए सबसे अंत में लिखा जाने वाला साहित्य क्या था? उपनिषद था। इसलिए इसको हम लोग वेदांत के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सब था हमारा कि वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, ये सब साहित्य में आता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जब ये तो स्रोत के आधार पर भी हम लोग देख लिया कि वैदिक सभ्यता का जानकारी हमको किन किन साहित्यों के आधार पे भी किन किन साहित्यों के आधार पर मिलता है। तो ये सब चीज चलो एक अलग बात है। अब हम समझते हैं कि जब भारत में वैदिक सभ्यता जो पनपा, इसका निर्माण या निर्माता के रूप में हम लोग किसको मानते हैं? आर्यों को मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग समझते हैं कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो वो किस क्षेत्र से वो भारत में एंट्री किए, इस बारे में हम लोग सोचते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में अगर एंट्री करना है स्थल भाग से, तो केवल और केवल एक ही भाग है जहां से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, और वो कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। चलिए हम लोग मैप से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैप के आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। हमने आपको क्या बताया कि भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ था वो भारत के पश्चिमी भाग से हुआ था, ठीक है। आर्यों का आगमन नहीं, और भी अगर हम इसको सही तरीके से बोले तो भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ईरानी आक्रमण हुआ था, या यूनानी आक्रमण हुआ था, या फिर मुगलों का जो आक्रमण हुआ था, या फिर बोल सकते हैं गुलाम वंश में जो मोहम्मद गजनी का जो आक्रमण हुआ था, या फिर मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण हुआ था। तो ये सभी जो आक्रमण हुए थे वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से हुए थे, ठीक है। तो इसका कारण क्या है भारत के पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण करने का? ये चीज समझते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में तो हिमालय, भारत हिमालय से घिरा हुआ है। ये उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी भाग है जो हिमालय से घिरा हुआ, जिसके कारण इधर से कोई भी आदमी यहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है। बचा ये पार्ट,
ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग जानते हैं कि ये पूरा भारत जो है वो जल भाग से ढका हुआ है, ठीक है, ये जल भाग से घिरा हुआ है, इधर से तो कोई एंट्री कर नहीं सकता है, इधर भी वही स्थिति है, तो बचा इस भाग का। तो ये भाग जो है ये स्थल भाग है, ठीक है। तो भारत में जो भी आक्रमण हुआ या जो भी भारत में किसी भी जाति का या प्रजाति का या फिर वंश का आगमन हुआ वो केवल और केवल पश्चिमी क्षेत्र से हुआ, और सर्वप्रथम वो भारत के इस भाग में बसे, उसके बाद इनका विस्तार इन क्षेत्रों में, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब आर्य पश्चिमी भारत में आए, जब ये लोग भारत में एंट्री किए, तो भारत के किन किन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान रहा था, ठीक है। तो ये सभी चीजों को हम लोग जो पढ़ेंगे वो भौगोलिक विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र को, जो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मवर्त प्रदेश, ठीक है। ये इसका जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलता है कि ये दिल्ली हरियाणा का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मवर्त प्रदेश बोलते थे, और ये एमपी का जो गंगा यमुना का दबाव जो था उसको हम लोग ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहते थे। ये हम लोगों के द्वारा नहीं कहा गया, ये सब ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमको मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये हिमालय जो है ये पश्चिमी हिमालय हुआ, इसके बारे में भी हमें ऋग्वेद में जानकारी मिलता है, ठीक है। इसको ये लोग बोलते थे हिमवंत, ठीक है, हिमालय को ये लोग हिमवंत बोलते थे। साथ साथ में ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि आर्यों को समुद्र की जानकारी थी, तो जब इस क्षेत्र में वो लोग आए तो जाहिर सी बात है कि समुद्र हमारा इस क्षेत्र में है, ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं वो गुजरात में बसे होंगे, तभी तो आर्यों को समुद्र की जानकारी हुई थी, ठीक है। और समुद्र को वे लोग परावत के नाम से जानते थे, ठीक है। ये सब हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, हालांकि हम थोड़ा थोड़ा आपको छोटा छोटा व्यू दे रहे हैं ताकि अगले क्लास में आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आर्यों का आगमन हुआ तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से हुआ, ठीक है। रीजन क्या था, क्योंकि ये तीन क्षेत्र में आगमन का कोई भी रास्ता हमको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पश्चिम क्षेत्र से ही भारत में आगमन किया जा सकता है, और आर्य भी यही पश्चिम क्षेत्र से भारत में एंट्री किए थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्रोत में। अब स्रोत में जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था वेद, तो वेद बहुत 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये वेद का जो विस्तृत जानकारी है, जैसे ही हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार में, तो उसमें हम लोग देखेंगे आर्यों का आगमन। आर्यों के आगमन के समय जब ये पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं तो इससे भी पहले यहाँ पे किसी न किसी जाति का यहाँ पे निवास था, तो उन जाति के बीच और आर्यों के बीच एक युद्ध होता है, उस युद्ध के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है उसको भी हम पढ़ाएंगे। तो ये सब हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग भौगोलिक विस्तार को पढ़ना आरंभ करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ, यहाँ पे भारत आए तो इनको क्या कहा जाता था, किस कारण से युद्ध हुआ, तो ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए ये चीज आपको इनफ रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, और ज्यादा अगर कोशिश करें तो इसे आप कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से नोट्स भी बन सके और आप अच्छे तरीके से याद भी कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट को देख करके ही हमारा हौसला बढ़ता है और हमें नया कंटेंट पढ़ाने में भी मजा आता है और आपको समझने में भी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम आपको इसका दूसरे पार्ट में यहाँ से आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।